नमस्कार। महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय अजबपुरा कठवाड़ी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी के कारण पूरा विश्व जूझ रहा है, अतः उससे भारत भी जूझ रहा है। इसलिए राजस्थान विश्वविद्यालय एवं राज्य एवं भारत सरकार दोनों की ओर से अभी महाविद्यालय में क्लासेस नहीं लग रही है। अतः महाविद्यालय ने आप सभी की भलाई के लिए, ताकि आप घर बैठकर अध्ययन कर सकें, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला लिया गया है। अतः महाविद्यालय ने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करके आप सभी को सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो अवेलेबल करवाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला लिया है। अतः आप सभी से रिक्वेस्ट है कि महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथी स्टूडेंटों को शेयर कराने का कष्ट करें। चूँकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो सभी स्टूडेंट थे उनको राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा प्रमोट कर दिया गया है। अतः अगली क्लास में ये स्टूडेंट जब पहुंच चुके हैं तो इनकी क्लासेस ऑनलाइन ही होगी जब तक कि सरकार का कोई आदेश हमारे पास नहीं पहुंचे। अतः हम सभी टीचर्स अपने अपने विषय के सब्जेक्ट्स लेकर आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। अतः मैं मोहसिन खान सब्जेक्ट हिस्ट्री के साथ आप सभी के सामने उपलब्ध होऊंगा। आज मैं बीए थर्ड ईयर का जो हिस्ट्री का पेपर है, पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1761 से 1761 से 1971 तक का जो मॉडर्न इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास, राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग उस सिलेबस के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और इसके पश्चात हम बारी बारी से अन्य टॉपिक्स पर, जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे और उनका अध्यापन का कार्य हम आप सभी के सामने पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। अतः आज जो हमारी पहली क्लास होगी उसमें हम केवल सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पेपर जो पैटर्न है, एग्ज़ाम जो पैटर्न है, उसका आप सभी को मालूम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर का जो पेपर दिया था उस हिसाब से 100 अंकों का ये भी पेपर होगा। हालांकि आपका सेकेंड ईयर का पेपर हुआ नहीं, तो फर्स्ट ईयर में आपने हिस्ट्री का जो पेपर दिया था उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम पेपर पैटर्न थर्ड ईयर में भी होगा। जैसा कि थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है आधुनिक भारत का इतिहास, वे 1761 से 1971 तक चलता है। इससे पहले आपने जब सेकेंड ईयर में मध्यकालीन भारत पढ़ा होगा तो 1200 से 1761 ईस्वी तक का सिलेबस को कवर करता है। और अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपने प्रारंभिक काल से 1200 ईस्वी तक का प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा था। तो उसी का क्रम है और ये पूरा भारतीय इतिहास को रिप्रेजेंटेटिव करता है पहला प्रश्न पत्र, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन हो या आधुनिक भारत का इतिहास। सेकंड जो पेपर होगा आपका वह होगा विश्व का इतिहास। हम पहले प्रथम प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे, फिर अगली जो क्लासेज होंगी उसमें हम विश्व के इतिहास जो आपका थर्ड ईयर में सेकंड पेपर है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और उसके ऊपर भी आपको बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो आइए अब हम सबसे पहले, चूँकि राजस्थान विश्वविद्यालय ने यह आदेश जारी कर दिया है कि इस बार किसी भी सब्जेक्ट का जो सिलेबस होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। कोविड महामारी की वजह से ये स्टूडेंट्स के ऊपर कोई बर्डन नहीं डाल रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय, क्योंकि वो पुरानी किताबों से भी उसका अध्ययन कर सकता है। इसलिए थर्ड ईयर के जो सिलेबस है इतिहास का, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो, उसके सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है। उसका सिलेबस पुराना ही है। तो आइए अब हम सिलेबस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या
है और उसका आपको अध्ययन करना है। कौन कौन सी बुक्स उसके लिए बेहतर है उसकी भी आपको जानकारी दे दी जाएगी, नोट्स भी आपको बता दिए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले, चूँकि पूरा राजस्थान का पूरा जो आधुनिक भारत का इतिहास है 1761 से 1971 तक, ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन थर्ड। तो सेक्शन ए में शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी के मध्य भारत, 18वीं शताब्दी के मध्य भारत। इससे पहले का जो भारत का इतिहास है वो आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो। फर्स्ट ईयर में प्राचीन भारत तक पढ़ चुके हो और सेकेंड ईयर में आपका मध्यकालीन भारत जिसमें मुगलों का पतन हुआ है वहाँ तक आपने अध्ययन कर लिया। 18वीं सदी में जो मध्यकालीन जो भारत का मध्यकाल में जो भारत है उस समय का समाज, उस समय की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उसका अध्ययन हम सेक्शन एम के फर्स्ट टॉपिक में करेंगे। इसमें जो उत्तरोत्तर मुगल कालीन शासक हुए औरंगजेब की मौत के बाद 1707 में औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है उसके बाद जो मुगल शासक बने उनको हम उत्तरोत्तर मुगल शासकों के नाम से, मुगल बादशाहों के नाम से भी जान सकते हैं, जो 1856-57 तक जब विद्रोह हुआ बहादुर शाह जफर के समय तक के हम मुगल शासकों का उसमें अध्ययन करेंगे। तो उस समय का जो समाज था, उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी, प्रांतीय जो राज्य थे, उस सब का अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक आता है सेक्शन ए में ही, हम केवल सेक्शन ए की बात कर रहे हैं फिलहाल, मराठा परिसंघ और इसकी शक्ति एवं दुर्बलता और अंग्रेजों से मराठाओं का संघर्ष और मराठाओं का पतन, इसका अध्ययन हम करेंगे। जैसे कि आपने सेकेंड ईयर में मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से शिवाजी का उत्कर्ष होता है और बाद में मराठा परिसंघ का निर्माण होता है, उसका अध्ययन हम करेंगे। किस प्रकार से 18वीं शताब्दी में जैसे ही मुगलों की शक्ति कम होती है, मुगल पतन अवस्था की ओर जाते हैं, तो एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में मराठा शक्ति उभरती है और धीरे धीरे उत्तर भारत में कैसे अपना साम्राज्य का विस्तार करता है। दुर्भाग्य से पानीपत के तीसरे युद्ध में उनको पराजय का सामना करना पड़ता है, उसका अध्ययन भी इसमें मिलता है। जबकि ये पानीपत का जो तीसरा युद्ध है आपको सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में भी अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि थर्ड ईयर में भी आपको अध्ययन करने का मौका मिलेगा इसका और सेकेंड ईयर में भी इसका अध्ययन करने का मौका आपको मिल चुका है। इसके साथ अंग्रेजों से जो मराठाओं का संघर्ष हुआ, जो अंग्रेजों से 2-3 युद्ध लड़े गए हैं, उनमें अंग्रेजों ने किस प्रकार से मराठाओं को पराजित किया और अंत में मराठा कैसे हारे, उनका पतन का क्या कारण है, उसका अध्ययन भी हम इसमें करेंगे। अब मराठाओं के पश्चात जो अगला पॉइंट्स आपके सिलेबस में हैं वह है ब्रिटिश शासन का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। क्योंकि अंग्रेजों को जो चुनौती दे सकता था ना, क्योंकि मुगलों का तो पतन हो चुका था लगभग, बाकी जो मुगल शासक बने हुए थे वो नाम मात्र के थे, उनके पास इतनी शक्तियाँ भी नहीं थी, प्रांतीय राज्य उनके ऊपर एक तरह से हावी हो चुके थे, उनके दिन प्रांत जो सूबेदार थे वो हावी हो चुके थे। दक्षिण भारत में शुरुआत में हालांकि जो विदेशी कंपनियां भारत में प्रवेश करी उनमें हम अंग्रेज, फ्रांस, पुर्तगालीज, डच आदि लोगों ने बाद में प्रवेश किया, लेकिन उन कंपनियों में से अंग्रेजों ने भारत पर अंतिम रूप से विजय हासिल की और लगभग संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। तो ब्रिटिश शासन जो कंपनी के नेतृत्व में शुरू में किस प्रकार से भारत में साम्राज्य विस्तार किया और अपने आप को भारत में मजबूत किया, उसका हम अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल, उनकी विजय किस प्रकार से। सबसे पहले बंगाल, मुगल काल का जो सबसे धनी प्रांत था वो बंगाल था। तो ये बंगाल आज का जो पश्चिम बंगाल है उसमें पूरा उस समय बांग्लादेश भी था, बिहार का क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र भी उनमें सम्मिलित किया जाता था। तो बंगाल का क्षेत्र काफ़ी बड़ा था और धनी प्रांत था भारत का उस समय। तो बंगाल की विजय अंग्रेजों की किस प्रकार से हुई, यानी कि प्लासी और बक्सर का युद्ध। बंगाल विजय का जो उन्होंने शुरुआत की, सबसे पहले प्लासी का युद्ध जीता, उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद उसने लगभग संपूर्ण बंगाल पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों का केंद्र कलकत्ता बन गया। इससे पहले अंग्रेजों का जो केंद्र था वो मद्रास था, लेकिन अब मद्रास से हटकर वह कलकत्ता की ओर आ गया। इसके बाद मैसूर का राज्य, जैसे कि आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा विजयनगर राज्य के बारे में। 1565 में विजयनगर का जैसे ही पतन होता है ना, तो उसके पतन के बाद उसके जो अधीनस्थ जो प्रांत थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लग जाते हैं।
1612 ईस्वी के लगभग मैसूर का जो राज्य है उसमें कर्नाटक का बहुत बड़ा क्षेत्र था और उत्तरी केरला का भी कुछ क्षेत्र उसमें सम्मिलित था। वह राज्य मैसूर प्रांत के अंतर्गत आता था। तो वह 1612 में विजयनगर का एक शासक था वेंकट द्वितीय, उसके सहमति से वहाँ पर राजा वाडियार राजा वाडियार था उसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। परंतु 18वीं सदी में, आधुनिक काल की बात कर रहा हूँ, आधुनिक काल की, उसमें हैदर अली का एक साधारण व्यक्ति से बनकर वे उसका उत्कर्ष हुआ और लगभग पूरे मैसूर पर उसने अधिकार कर लिया 1761 तक। इस प्रकार से मैसूर हैदर अली और उसके पुत्र टीपू के नेतृत्व में एक शक्तिशाली प्रांत बनता जा रहा था। अतः अंग्रेजों का बंगाल के बाद अगला निशाना मैसूर भी था, क्योंकि दक्षिण भारत को अगर वह पूरी तरह से जीतना चाहते थे, क्योंकि मराठे इस समय थोड़े कमज़ोर हो चुके थे पानीपत के युद्ध के बाद। हालांकि फिर भी मराठों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और काफ़ी कुछ दिल्ली तक उन्होंने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दोबारा गद्दी पर भी बैठा दिया था पानीपत के युद्ध के बाद भी। लेकिन फिर भी वो उत्तर पश्चिमी जो पंजाब है ना, पंजाब का जो इलाका है वर्तमान पाकिस्तान के अंदर आता है, जो पंजाब और भारत के अंदर पंजाब, वहाँ पर दोबारा उन्होंने आक्रमण करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो पानीपत में हार चुके थे। इसके बाद वो अफगानों से दोबारा संघर्ष नहीं करना चाहते थे। तो मैसूर को जीतने का काम अंग्रेजों ने किया। लगभग अंग्रेजों और मैसूर के मध्य 4 युद्ध हुए, और चौथे युद्ध में जो हैदर अली का पुत्र है टीपू को पराजित करके उन्होंने किस प्रकार से मैसूर को जीता, उस सब का अध्ययन हम अंग्रेजों की मैसूर विजय के ऊपर करेंगे। इसके पश्चात अवध का दोआब का जो क्षेत्र, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, अवध का क्षेत्र काफ़ी संपन्न था, काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था। तो अंग्रेजों की दृष्टि काफ़ी समय से इस पर थी। सादत खां 18वीं शताब्दी में सादत खां ने अवध को स्वतंत्र कर लिया था मुगल साम्राज्य से। हालांकि वह मुगलों के अधीन ही एक तरह से नाम मात्र का ही सूबेदार था, लेकिन एक तरह से अवध में स्वतंत्र शासन करता था। अवध का विलय अंग्रेजों ने किस तरह किया? 1854 में जब लॉर्ड डलहौजी के समय अवध का विलय किया गया, तो उसके बारे में भी हम अध्ययन विस्तार से करेंगे। इस प्रकार से अंग्रेजों ने सिंध एवं पंजाब को भी जीता। सिंध को भी जीता और पूरे पंजाब को। पंजाब की जब मैं बात कर रहा हूँ 18वीं सदी में, तो यानी कि 19वीं सदी में, पंजाब को 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य ने, ब्रिटिश कंपनी ने अपने अधीन कर लिया था। तो पंजाब को जीता। इस प्रकार से लगभग उत्तरी भारत के क्षेत्रों को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था, मुख्य क्षेत्रों को। इसके पश्चात अंग्रेजों ने सहायक संधि की नीति अपनाई। सहायक संधि के बारे में भी विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को एक चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया और इससे ब्रिटिश साम्राज्य को काफ़ी फायदा मिला। बगैर युद्ध लड़े ही बहुत सारे देशी राज्यों को उन्होंने हड़प लिया एक तरह से, या उनके मामलों में इंटरफेयर करना उन्होंने शुरू कर दिया, या उनके अधीनस्थ राज्य बन गए। इसी तरह से जो और भी राज्य थे उनके विलय की नीति उन्होंने धीरे धीरे अपनाई। इसके बाद हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना, रेगुलेटिंग एक्ट एंड पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी आपके सिलेबस में है, क्योंकि पहले कंपनी का ही शासन था और कंपनी स्वतंत्र रूप से काम करती थी। केवल नाम मात्र का टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रिटेन में जमा कराया करती थी, और इसके जो कर्मचारी अधिकारी होते थे वो इंडिया से काफ़ी धन दौलत ले जाकर ब्रिटेन में इन्वेस्ट भी करते थे और वहाँ की राजनीति में दखल भी देना शुरू कर दिया। इसलिए ब्रिटिश संसद ने कई कमेटियाँ बनाकर, 2-3 कमेटी बनाकर इसकी जांच करवाई। जांच के बाद मालूम हुआ कि तो घाटे में जा रही है, जबकि यहाँ इनके कर्मचारी अधिकारी बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया और 1784 में फिर से इंडिया एक्ट लेकर आया, ताकि कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर सके। इसी तरह भू राजस्व बंदोबस्त, राजस्व का सबसे बड़ा जो स्रोत था, चाहे वो प्राचीन समय से ले लो, मध्यकाल में ले लो, आधुनिक काल में के प्रारंभिक वर्षों में, वह था भू राजस्व। तो भू राजस्व जहाँ भी अंग्रेजों ने शासन किया वहाँ पर उन्होंने भू राजस्व की 3 व्यवस्थाएं लगाई: जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। इन तीनों व्यवस्थाओं के आधार पर उन्होंने भारतीय जो राज्यों के अधीन थे वहाँ से कर आदि इकट्ठा किए।
तो तीनों बंदोबस्तों का, तीनों व्यवस्थाओं का अध्ययन विस्तार से अपनी क्लासेज में करेंगे। स्थायी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। इसी तरह ब्रिटिश शासन के प्रति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के कारण, परिणाम और उनके महत्व का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी ये प्रथम यूनिट सेक्शन 1 समाप्त होती है। कहाँ से शुरू होता है? 18वीं शताब्दी में भारत, 18वीं शताब्दी में मध्यकालीन जो भारत था, 18वीं शताब्दी का भारत, चाहे वो समाज हो, संस्कृति हो, अर्थव्यवस्था हो, राज्य हो, राज्य की प्रकृति हो, उनका अध्ययन से लेकर हम 1857 की क्रांति तक सेक्शन ए में चर्चा करेंगे। अब आइए हम बात करते हैं सेक्शन बी, खंड ख की। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है हमारा, 1858 के बाद ब्रिटिश नीति, ब्रिटिश सर्वोपरिता का विकास, यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई तो महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के द्वारा अब कंपनी को समाप्त करके उसका सारा शासन किसने अधीन कर लिया? ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन कर लिया और ब्रिटिश सर्वोच्चता का सिद्धांत पेश किया। उसके ऊपर ब्रिटिश पैरामाउंसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ब्रिटिश सर्वोच्चता के सिद्धांत के ऊपर किस प्रकार से उन्होंने, जहाँ से उन्होंने काम शुरू किया था 18वीं शताब्दी पर, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते उसने किस प्रकार से अपना शासन भारत में स्थापित किया और अपनी सर्वोच्चता को भारतीयों पर थोपा या भारतीय प्रांतों पर थोपा, उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप, यानी कि जो हम उपनिवेश बन चुके थे अंग्रेजों के, लगभग संपूर्ण भारत में उन्होंने अधिकार कर लिया था। जो भी स्वतंत्र राज्य थे वे अंग्रेजों के अधीन थे, उनके गुलाम बन चुके थे। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप, कृषि का व्यवसायीकरण, किस प्रकार से अंग्रेजों ने कृषि का व्यवसायीकरण किया, कुटीर उद्योगों का पतन हुआ, धन का निष्कासन हुआ एवं भारत की निर्दयता, धन निष्कासन का सिद्धांत आपने सभी ने सुना होगा। लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी यहाँ से किस प्रकार से इंग्लैंड भेजी गई अंग्रेजों के द्वारा, और जो भारतीय जो बचत थी उस बचत को ही ये अंग्रेज लोग क्या करते थे, उस बचत से यहाँ से माल खरीदते, यहाँ से इन्वेस्ट करते थे और फिर जो बचत होती थी उस बचत को इंग्लैंड वापस ले जाते। इस तरह से ये सिस्टम चलता रहा, जिससे भारतीय लोग और भारत निरंतर दिनों दिन गरीब होता रहा। तो उसका हम आर्थिक व्यवस्था में इसका अध्ययन करेंगे। कृषि का व्यवसायीकरण संबंधित, कुटीर उद्योग, धन के निष्कासन पर और भारत की निर्धनता कैसे हुई उस पर हम अध्ययन करेंगे। अब आता है इसी सेक्शन बी में भारतीय पुनर्जागरण। भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत कैसे हुई, इसकी क्या प्रकृति थी, इसका क्षेत्र कैसा था, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, धार्मिक सुधार आंदोलन, इन सब का अध्ययन हम करेंगे। इनमें हम ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इन तीनों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से इन तीनों ने सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में और राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना विचारधारा कैसे फैलाई और देश में एक तरह से राष्ट्रवाद को, भारतीयों को कैसे पुनर्जागृत इन लोगों ने किया, उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। भारत का स्वाधीनता संग्राम का प्रथम चरण, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, वहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। भारतीय स्वाधीनता का स्वतंत्र संग्राम का प्रथम चरण 1885 से 1905 तक के एरिया को हम प्रथम चरण के रूप में मान सकते हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, नरमपंथी एवं उग्रपंथी दो दल बने, नरमपंथी और उग्रपंथी दो दल बने। भारत में सदस्य थे कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही थे और दोनों ही देश के लिए काम कर रहे थे। एक उग्र विचार वाले थे, एक नरमपंथी थे जो शांति आदि के आधार पर अपना अंग्रेजों को रिक्वेस्ट आदि किया करते थे। दूसरे अपना गुस्सा जाहिर करते थे, स्वराज्य का नारा देते थे, अंग्रेजी माल के बहिष्कार का नारा देते थे, स्वदेशी, स्वधर्म, स्वसंस्कृति आदि का पालन करते थे। इनके दो लोग थे, इनमें एक गोपाल कृष्ण गोखले जो नरमपंथी गुट से थे, उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, और एक बाल गंगाधर तिलक जो गरम दल के सदस्य थे। गरम दल थोड़े उग्र स्वभाव के थे, उग्र राष्ट्रवादी थे, उसका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी तरह से आर्थिक राष्ट्रवाद, आधुनिक भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के क्या कारण थे उस पर हम चर्चा करेंगे। स्वदेशी आंदोलन, बंगाल का जब विभाजन हुआ तब स्वदेशी आंदोलन काफ़ी चरम पे पहुंचा भारत में,
उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। होम रूल आंदोलन के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी तरह से मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय, मुस्लिम लीग, किस प्रकार से मुस्लिम लीग का गठन हुआ और भारत में कैसे सांप्रदायिकता का माहौल बना, उसके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस प्रकार से सेक्शन बी में 1858 के बाद जो ब्रिटिश नीति थी, ब्रिटिश सर्वोच्चता की जो नीति थी, वहाँ से लेकर हम मुस्लिम सांप्रदायिक यानी मुस्लिम लीग का गठन हुआ वहाँ तक इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी खंड से थी, इसमें हम बात करेंगे गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद। अब ये पूरा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन है, एक तरह से ये पूरा सेक्शन क्या है, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से शुरू माना जाता है, शुरू होता है। गांधी जी के नेतृत्व, इस समय गांधी जी भारत आ चुके थे साउथ अफ्रीका से, और धीरे धीरे उन्होंने एक तरह से भारतीय राजनीति पर अपनी छाप छोड़ी और एक तरह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन उनके नेतृत्व में धीरे धीरे चलने लगा। तो गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद, गांधी जी की विचारधाराएं, पद्धतियाँ क्या थी, उनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीन जो मुख्य आंदोलन हुए उनके ऊपर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या उसके कारण थे, कितना वह महत्वपूर्ण रहा और कितना उन्होंने भारतीय राजनीति पर अपना छाप छोड़ी, भारतीय राजनीति को वह कितने हद तक प्रभावित कर सके। इसके बाद हम राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य धाराएं, ये एक शांतिवादी धारा है, असहयोग आंदोलन चल रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, भारत छोड़ो आंदोलन चला, जो सत्य और अहिंसा के ऊपर आधारित था। इसी के पैरेलल में भारत में अन्य आंदोलन भी चल रहे थे, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी हुए, उनके नेतृत्व में वो सीधा ही लड़के अंग्रेजों को भारत से बाहर लगाना चाहते थे, हथियारों के माध्यम से भी उग्र राष्ट्रवादी थे। इसी तरह से वामपंथी, भारत में वामपंथ का कैसे वामपंथ विचारधारा कैसे फैली और वामपंथियों का क्या योगदान रहा वामपंथियों का आधुनिक भारत में, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इसमें समाजवादी और साम्यवादी दोनों को ही हम लेंगे, दोनों का ही अध्ययन हम करेंगे। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस एवं उनके द्वारा बनाई गई इंडियन नेशनल आर्मी, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सुभाष चंद्र बोस का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितना महत्व है और उनके द्वारा जो बनाई गई इंडियन नेशनल आर्मी था, उनका क्या महत्व रहा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, उसके ऊपर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद कृषकों, मजदूरों एवं दलित वर्ग के आंदोलन, जो 19वीं से 20वीं शताब्दी में भारत में कृषक, दलित एवं मजदूरों के जो आंदोलन हुए, उसने भारतीय राजनीति को कहाँ तक प्रभावित किया, उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाएं। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाएं की कितनी भूमिका रही, कौन कौन सी महिलाओं ने योगदान दिया और कितना वे भारतीय राजनीति को प्रभावित कर सकी, उसका भी हम अध्ययन इसमें करेंगे। सेक्शन सी की बात कर रहे हैं हम, यूनिट 3 की। अब इसके बाद हम बात करते हैं 1947 में से 1971 तक, जब 1947 में देश आज़ाद हो गया, उसके बाद भारत की क्या प्रगति रही एवं क्या परिदृश्य रहा, उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। स्वतंत्र भारत यानी कि 1947 से 1971 तक हमारा सिलेबस है कि प्रगति एवं परिदृश्य, राज्यों का एकीकरण, भारत के राज्यों का एकीकरण किया गया है, पाकिस्तान से अलग हो चुका था, एक अहिंसता का माहौल था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार पटेल जी के नेतृत्व में किस प्रकार से राज्यों का एकीकरण किया गया, उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। कृषि परक सुधार, उसके आज़ादी के बाद, ये सारे काम आज़ादी के बाद हुए हैं 1947 के बाद। कृषि परक, क्योंकि उस समय देश के पास कुछ भी नहीं था इतना कुछ, तो कृषि परक सुधार क्या क्या किए गए, नियोजित अर्थव्यवस्थाओं की अवधारणा, योजना आयोग वगैरह, इसका भी अध्ययन हम करेंगे। औद्योगिकरण के बारे में हम बात करेंगे। इसी तरह स्वतंत्र भारत की विदेश नीति 1947 से लेकर 1971 तक की भारत की विदेश नीति क्या रही, जिसमें गुट निरपेक्षता एवं पंचशील सिद्धांत का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। 1947 से 1971 में दो मुख्य जो संगठन थे, गुट निरपेक्षता का जो आंदोलन हुआ जिसमें भारत की अहम भूमिका थी, और पंचशील का सिद्धांत जिस चाइना के साथ हमारा हुआ था, पंचशील का सिद्धांत के बारे में भी हम उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से ये आपका सिलेबस है BA 3rd ईयर का।
प्रथम प्रश्न पत्र का ही सिलेबस है और कुछ क्लासें आपकी पहले प्रथम प्रश्न पत्र की दी जाएगी। उसके बाद जैसे ही आपका सेकंड पेपर आधुनिक विश्व के इतिहास शुरू होगा, उसका सिलेबस भी आपके सामने पेश कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा आपको। अब आइए इन पर कुछ किताबों की चर्चा कर लेते हैं। किताबें आधुनिकवाद की बहुत सारी किताबें हैं, जैसे एम.एस. जैन की आधुनिकवाद का इतिहास है, बिपिन चंद्रा की आधुनिकवाद का इतिहास है, इसी तरह से सुमित सरकार की भी हैं, इसी तरह से जो जनरली राजस्थान के विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा चलती रहती है राजस्थान में, राजस्थान विश्वविद्यालय के कॉलेजों के अंदर, कालूराम शर्मा वाली किताब, शर्मा व्यास वाली, शर्मा पावा वाली किताब आधुनिकवाद का इतिहास, काफ़ी अच्छी किताबें हैं और टॉपिक्स के अकॉर्डिंग भी आपको किताबें मिल जाएगी। जैसे कि मैंने बताया एम.एस. जैन की, सुमित सरकार की भी, सुमित सरकार की जो किताब है 1885 से 1947 तक की है। जगन्नाथ प्रसाद मिश्र की किताब भी है आधुनिकवाद का इतिहास, जो इसी तरह से विपिन चंद्रा की किताब और चलती है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, और एक किताब और उनकी आज़ादी के बाद का भारत। इस तरह से बहुत सारी बुक्स हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय की सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। महाविद्यालय की लाइब्रेरी में भी काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आपको बुक्स उपलब्ध हो जाएगी। बस आपको बुक्स से ही अध्ययन करें तो बेहतर है, ताकि आप जब आगे अपने हायर एजुकेशन में जाएं तो वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।